दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी और बिहार इंडिया की राजनीति के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यूपी में 80 और बिहार में 40 एमपी की सीट्स हैं और इसीलिए हिंदी हार्टलैंड के इस समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ सबसे ज़्यादा बल्कि जातीय समीकरण के एक्सपेरिमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं। ये एक रिसर्च लेबॉरेटरी की तरह काम करता है जहां पर देश का भविष्य तय किया जाता है। देश के 14 प्राइम मिनिस्टर्स में से 8 यूपी से हैं। 22 जनवरी को मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया और 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया। कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। वो अति पिछड़ी जाति से थे, 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे बीजेपी ने कांशीराम और कर्पूरी ठाकुर की सोशल इंजीनियरिंग से सीखा और हिंदी हार्टलैंड को जीत लिया। बात 1960 और 70 के दशक की है। इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दशक माना जाता है। सियासी समीकरण बदल रहे थे, कांग्रेस की सिचुएशन चेंज हो रही थी और ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट में 67 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इसी हार से निकल कर आया नया नेतृत्व। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह जो आगे चल के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बने, बीपी मंडल, नीतीश कुमार और आज के लालू प्रसाद यादव भी। 70s की कांग्रेस के हार के बाद क्रिएटेड वैक्यूम से ये लीडरशिप पैदा हुई है जिन्होंने आगे चलकर देश में ओबीसी पॉलिटिक्स की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी और इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लोहिया की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं दोस्तों, तो बैकवर्ड का मतलब हर गरीब और मार्जिनलाइज तबका था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, SC ST सारे के सारे। इन्हीं के उत्तराधिकारियों ने बिहार में ओबीसी मूवमेंट चलाई, जबकि चरण सिंह ने यूपी में किसानों में पिछड़ों पर काम किया। 2016 में जाट रिजर्वेशन का बड़ा आंदोलन हुआ। ये बता चले कि आज जाट समाज का महापड़ाव है केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर। हरियाणा में एक बार फिर जाट आंदोलन की आग भड़क उठी है और वहीं केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज मैदान में उतर गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठास को ओबीसी रिजर्वेशन की एक मांग और आंदोलन बहुत देर से जारी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन तेज हो चुका है। अब ये ओबीसी पॉलिटिक्स क्या है, आइए इस वीडियो में इसको समझते हैं और हिंदी हार्टलैंड में ये जीत कैसे दिलवाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 1979 में मंडल कमीशन ने जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन अनाउंस किया, तब से इनको एक मोनोलिथिक ग्रुप माना जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओबीसी में 2 बड़े शेयर हैं। हिंदी बेल्ट की बात करें तो डोमिनेंट ओबीसी जैसे कि यादव, कुर्मी, कोयरीज और जाट, ये सारी पावरफुल और लैंड ओनिंग कास्ट हैं, जबकि दूसरी नॉन डोमिनेंट ओबीसी है जिनको ईबीसीज भी कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिनमें कुमार, टेलर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, मजदूर ये सारे आते हैं। ये सेंचुरीज से कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन में अपनी जनरेशन्स लगाए हुए हैं और फंसे हुए हैं। एजुकेशन का कोई ख़ास एक्सेस इनके पास नहीं है। ईबीसीज एससी से भी ज़्यादा गरीब हैं, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड हैं। इसी पर कांशीराम ने अपना पॉलिटिकल नरेटिव बनाया। वो उनको को डिप्रेस्ड क्लास कहते थे और इसी से उन्होंने ईबीसीज को एक साथ जोड़ दिया। आज़ादी के बाद कई कमीशंस बनाए गए, बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करें और रिजर्वेशंस को वो सजेस्ट करें। कमीशंस ने बताया कि पॉपुलेशन का 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा होने के बावजूद ईबीसीज को गवर्नमेंट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जगह से वो गायब हैं। पिछले साल ही रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 1980s और 90s में
कांशीराम ने इन्हीं ईबीसीज को एक साथ लाकर बहुजन बैनर बनाया। उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव उनके नारों में साफ दिखती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस एक नारे में वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जो होलोनेस है, उसका जो खालीपन है, उसको खींच के रख देते हैं। ये वो नारे थे जो कांशीराम के पॉलिटिकल नैरेटिव को साफ बयान करते थे। हिंदी बेल्ट में वो बड़े आसान तरीके से पब्लिक को ये बात समझाते। एक पेन लेते और उसके ऊपर की कैप को निकालते और कहते कि ये अपर कास्ट हैं जो माइनॉरिटी हैं, छोटे से हैं, लेकिन ये बाकी सारे हिस्से पर इंक पर रूल कर रहे हैं और यही हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। 1993 में बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद पूरे देश में हिंदुत्व की एक लहर थी। कम्युनल एटमॉस्फेयर हो गया था और निर्दोषों का खून बहा। अर्थात यदि केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय संबंधित मामले में ठीक समय पर कदम उठा लिया होता तो फिर अयोध्या में यहाँ विवादित ढांचा कदाप ना गिरता। लेकिन कांशीराम की सोशल इंजीनियरिंग में हिंदी हार्टलैंड में इस लहर को पूरी तरह से तोड़ दिया। सपा और बसपा के गठबंधन ने बीजेपी को यूपी में हरा दिया और इस कामयाबी की वजह आमतौर पे समझा जाता है कि ओबीसीज और दलित के वोट्स का एक साथ आ जाना, बल्कि बात इसके बिल्कुल अलग है। यहाँ पर यादव और बहुजन का एक साथ आना इम्पोर्टेंट था, यानी कि दलित और ईबीसी सारे एक साथ। बीएसपी ने उन्हें लेजिस्लेचर में जगह दी, रिप्रेजेंटेशन दिया, कैबिनेट सीट दी, लेकिन सपा और बसपा 1990s का ये आइडिया वो आगे मेंटेन नहीं कर पाए और बीजेपी के लिए इसी ने जगह बनाई। यादव तो सपा के साथ थे, लेकिन भाजपा ने नॉन यादव ओबीसीज और ईबीसीज को एक साथ एक जगह कर दिया। वही फॉर्मूला जो कांशीराम ने इस्तेमाल किया था। ओवरटली आपको हिंदी हार्टलैंड में कम्युनल नैरेटिव और हिंदुत्व नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा उठता हुआ नजर आएगा, लेकिन पॉलिटिकल समीकरण आपको बताएगा कि असल तो कॉम्बिनेशन ओबीसी और ईबीसी का है। 2017 की असेंबली इलेक्शन में भाजपा को 403 में से 312 सीट पर जीत आई, एक बम्पर विक्ट्री। क्रिस्टोफर जेफरलेट अपनी एनालिसिस में वो कहते हैं कि 2012 के इलेक्शन में सब एसपी जीती। नंबर्स बताते हैं कि बसपा ने ईबीसी को कम सीट्स देना शुरू कर दिया और सपा के लिए यादव इम्पॉर्टेंट थे। डोमिनेंट ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे। ईबीसीज धीरे धीरे निगलेक्ट होने लगे, बसपा और सपा दोनों की तरफ से। दलित्स की लाइन पर ईबीसी अब एक अच्छे अल्टरनेटिव की तलाश में थे। दलित्स को देखकर वो बहुत कुछ सीख चुके थे। दलित्स के लिए एट्रॉसिटीज़ का कानून था जो उनको सोशली प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो बहुत सारे ईबीसीज पर अप्लाई नहीं होता था और उनको सोशल स्टिग्मा और अपर कास्ट ओबीसी का वायलेंस और प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। बात रिजर्वेशन से ज़्यादा सम्मान की भी है। रिजर्वेशन की वजह से दलित्स को तो जॉब्स, लोकल गवर्नमेंट में जगह, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता रहा, लेकिन ईबीसीज इससे वंचित रहे। इसी को बीजेपी ने अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया। उनको मोबिलाइज किया, अपने हिंदू ईबीसी लीडर्स को आगे किया। बसपा और सपा के ईबीसी लीडर्स को अपने पार्टी में जगह दी। नरेंद्र कुमार कश्यप, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, लोकेश प्रजापति, ये सारे के सारे ऐसे ही नाम हैं जिनको के भाजपा ने जगह दी है। राजभार एसपी बीएसपी से भाजपा ने अलायंस बनाया। मालूम रहे दोस्तों कि राजभार कम्युनिटी यूपी के 100 सीट्स पर बहुत ही प्रभावी है। को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। इन्हीं कॉम्बिनेशंस ने बीजेपी को 2017 में एक बड़ी जीत दिलाई। असेंबली में 403 में से 312 पर बीजेपी जीती। यही वो कॉम्बिनेशन था जिसके चलते बीजेपी मुस्लिम वोट्स को बेअसर बना पाई, बाईपास कर पाई। उसने सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताया कि मुसलमान वोटों के बगैर भी इलेक्शन जीता जा सकता है।
इम्पोर्टेंस इनके वोट की नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल चेंज था जो बीजेपी ने यूपी के एक्सपेरिमेंट हिंदी हार्टलैंड के एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में किया। 2022 में भी बीजेपी ने 139 टिकट्स हिंदू ओबीसीज को दिए, जिसमें कुर्मीज को हाईएस्ट मिले। 2022 की योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट और काउंसिल्स में 9 मिनिस्टर्स ईबीसी थे। भाजपा अपनी आइडियोलॉजी के साथ इसको कैसे मैनेज करती है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में टॉप लेवल की जो स्टेट की लीडरशिप है उसमें सारे अपर कास्ट हैं। नंबर्स और पावर शेयरिंग के एतबार से भी डोमिनेंट खाते इनको दिए गए हैं। 2017 में 312 में से 141 एमएलएज अपर कास्ट के थे और 2022 में 255 एमएलएज में से 122 अपर कास्ट के थे। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात आती है। 25 में से 16 2017 में और 18 में से 9 2022 में ये अपर कास्ट में से योगी गवर्नमेंट में रहे। लेकिन इसके बाद असल सोशल इंजीनियरिंग है। इसके बाद के नीचे के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ डोमिनेंट नंबर्स आपको ईबीसी, दलित्स और ओबीसीज के दिखाई देंगे और यही पैटर्न आपको सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में देखने को भी मिलेगा। ये बीजेपी की बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, 2024 का इलेक्शन आने लगा है, लेकिन इसकी तैयारी कई दिनों से जारी है। मोदी जी ने पिछले साल अपनी 73rd बर्थडे द्वारका के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मनाई और यहीं पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 13,000 करोड़ की ये योजना है जो कारीगरों, मजदूरों, कुम्हार, नाई, टेलर, लोहार इत्यादि ईबीसी तमाम के लिए है। बीजेपी का जादू स्कीम के नाम में है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हिंदू माइथोलॉजी में विश्व के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। ईबीसीज की हिस्टोरिकल कास्ट ऑक्यूपेशन अपने आप को इन्हीं के वंशज के तौर पर देखती है। सम्मान और वेलफेयर का एक अनूठा कॉम्बिनेशन। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। बीजेपी ने ईबीसी के कल्चरल आइकॉन्स को सम्मानित किया, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर, मराठा क्वीन, और उनका वोट जीता। इसी तरह से 11वीं सेंचुरी के भी एक रूलर हैं, सुहेल देव, जो राजभार और पासी दलित्स में पूजनीय हैं। 2016 में उनके पुतले का उद्घाटन होता है। फिर कुछ महीने बाद सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाती है। 2019 के आते आते एक मुस्लिम राजा गाजी सैयद सालार मसूद इन्वेंट कर दिया जाता है, जिनसे सुहेल देव ने युद्ध किया और उनको परास्त किया। हिस्ट्री के अननोन और ग्रे एरियाज को कम्युनल स्टोरीज से भर देना ये हिंदुत्व की नोन स्ट्रैटेजी है। यही मिथ आज पॉपुलर हो चुका है, इसको बार बार दोहराया जा रहा है, ये पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन चुका है। द वायर की जर्नलिस्ट राधिका बोर्डिया ने लिखा कि इसी स्ट्रैटेजी को बीजेपी ने राम मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम भी यूज किया। विश्वकर्मा को टेम्पल के आर्किटेक्ट करके हाईलाइट किया गया और प्रजापति और कुमार कम्युनिटी को मंदिर के दिए बनाने वालों के तौर पर साथ में जोड़ा। हिंदू राइट विंग आइडियोलॉजी और वर्ण हायरार्की की अच्छी कॉकटेल, यही फॉर्मूले को बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ बिहार में भी दोहराया। पिछले 100 सालों में बिहार को देखें दोस्तों, तो ओबीसी का वर्चस्व कंटिन्यूअली बिहार में ग्रो होता रहा है। बिहार की पॉलिटिक्स को इसने बहुत शेप किया है। 1920 का चाहे वो जनेऊ मूवमेंट हो या त्रिवेणी संघ का उदय, त्रिवेणी ऐसे किसान जो शूद्र कहलाए जाते हैं, उनकी पार्टी त्रिवेणी संघ, या पोस्ट इंडिपेंडेंस में सोशलिस्ट फ्रंट का उभरना और उनसे लीडर्स का निकलना, जैसे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, और बाद में इन्हीं की लेगेसी से निकल कर आए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। आज बिहार में प्रशांत किशोर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनकी जन स्वराज यात्रा को आप अगर पास से देखें तो इन्हीं बिंदुओं को जोड़ती हुई वो यात्रा नजर आती है। 2024 की पॉलिटिक्स हिंदी हार्टलैंड की कैसी होगी और ये जातीय समीकरण और ओबीसी का कॉम्बिनेशन, उसको पार्टीज कैसे देखेंगी
और कैसे सीटें लड़ाएंगी, ये देखने की बात होगी। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.